मतलब रहता है। उसके बाद जब वो वापस जाता है, काली मिर्च लेकर जाता है, जब उसने वहां जाके उसको मार्केट में, यूरोप के मार्केट में देखा तो उसको लगभग 60 गुना प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा उसने सोचा कि अगर भारत के अंदर हम व्यापार कर पाए तो शायद हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी पदोन्नति होगी, सबसे बड़ा बेहतरीन काम होगा हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये वहां जाके राजा को बताता है, वास्को डी गामा पुर्तगाल में राजा को भारत की विशेषता व्यापार के बारे में बताता है। जिसके बाद 1500 से लेकर 1501 में पेड्रो एल्वेस कैब्रियल जो है वो भारत के अंदर आता है, पुर्तगाली यात्री है, भारत में आकर जमहूरियत के पास वो व्यापार का प्रस्ताव रखता है। जिसके बाद जमहूरियत की अलग शर्तें होती हैं और यहाँ पे पेड्रो एल्वेस कैब्रियल की अलग शर्तें होती हैं। पेड्रो कहता है कि हम अरबी व्यापार, अरबी लोगों को व्यापार नहीं करने देंगे, जबकि जमहूरियत कहता है कि भाई अरबी लोग हमारे व्यापार करेंगे, वो करते आए हैं, इसलिए वो करेंगे। इसके बाद होता है इन शर्तों के कारण पुर्तगालियों में और यहाँ की 3 जमहूरियत के अंदर थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। इन मतभेद के चलते 1501 में एक युद्ध होता है। इस युद्ध को रोकने के लिए 1501 में वास्को डी गामा भी भारत में आया था, लेकिन पुर्तगाल का समर्थन करता है। उसके बाद 1501 में युद्ध हुआ, जमहूरियत प्लस अरब पुर्तगाली को पुर्तगाली युद्ध जीत जाते हैं। जिसके बाद काली का क्षेत्र बंदरगाह पर पुर्तगालियों का कब्जा पूरी तरीके से काबू हो जाता है। इसके बाद पुर्तगाली 1503 में कोचीन के अंदर अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं और पूरा जो कब्जा है कन्नौज पर भी कर लेते हैं। इस टाइम तक उनके पास 3 एरिया हो चुके थे, कालीकट, कोचीन और कन्नौज। इन 3 एरिया में इनका कब्जा था। इन सभी क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का स्थायित्व जो था उसको स्थापित करने के लिए पुर्तगाली गवर्नरों की भारत के अंदर एंट्री होती है और जैसे पुर्तगाली गवर्नर की भारत के अंदर एंट्री होती है तो उसमें पहला व्यक्ति होता है फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा। फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा, इसका कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 में हुआ। आपसे एग्जाम में सवाल आता है फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा भारत में कब आया? 1505। इसके दौरान ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टियर सिस्टम चलाया गया था। अब बताओ, ये हुआ आपका रिवीजन। ठीक है, ये हुआ आपका रिवीजन, इसको याद रखना। ठीक है भाई, चलो सर यूनिट वाइज नोट्स दे देना, आपके नोट्स जो हैं बढ़िया हैं। ठीक है भाई शाहरुख, यूनिट वाइज जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सर हमारा नाम नहीं बोला आपने, चलो भाई अजीत आप बताओ, क्लियर है बस? ठीक है, समझ में आ गई बात? ये सारी बात थी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी और एक है कार्टियर सिस्टम। ये दोनों क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, नीला पानी, ठीक है, नीला पानी की जो पॉलिसी है इसको ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसको बोला जाता है आप कार्टियर सिस्टम, कार्टियर सिस्टम, कार्टियर सिस्टम को बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरकार ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है। देखो ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर जो जिक्र किया जाता है वो ये किया जाता है कि जो जितने भी बंदरगाह थे पुर्तगालियों के अधीन, बंदरगाहों के समीप, पुर्तगालियों के अधीन, पुर्तगालियों के अधीन बंदरगाहों के समीप, बंदरगाहों के समीप यदि हिंद महासागर में कोई जहाज, यदि हिंद महासागर में कोई जहाज, यदि हिंद महासागर में कोई जहाज व्यापार करेगा, कोई जो जहाज है वो व्यापार करेगा तो उसको यूरोप, उसको पुर्तगालियों को टैक्स देना होगा। कोई जहाज व्यापार करेगा या वहां से निकलकर भी जाएगा, निकलेगा भी तो पुर्तगालियों को टैक्स देना होगा, तो पुर्तगालियों को टैक्स देना होगा, तो पुर्तगालियों को टैक्स देना होगा। और अगर ये पुर्तगालियों को टैक्स नहीं देगा, अगर जो जहाज वहां से निकल के जा रहा है, जैसे ये है भाई आपका हिंद महासागर, ये इंडिया का है, ये इंडियन पोर्ट्स है, अगर यहां से कोई जहाज निकल के जा रहा है, मान के चलो यहां पे है, यहां से यूरोप के लिए आते हैं, यहां से इधर साइड से, ठीक है, ऐसे घूम के भी आ रहे हैं, यहां से अगर कोई जहाज ऐसे भी निकल के जा रहा है तो उसको यहां पे देना पड़ेगा भाई टैक्स। अगर वो नहीं देगा तो ब्लू वाटर पॉलिसी के अधीन उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? चलो दूसरी बात, कार्टियर सिस्टम क्या है? कार्टियर सिस्टम क्या है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या अगर कोई ऐसा मतलब व्यापारी है जो वहां रोज रोज आना जाना लगा रहता है तो बार बार टैक्स ना देने की बजाय वो एक पास खरीद सकता है। ठीक है, हिंद महासागर में व्यापार करने का पास, उसको कार्टियर नाम दिया गया था। हिंद महासागर में व्यापार करने का पास, हिंद महासागर में व्यापार करने का पास, व्यापार करने का जो पास है उस चीज को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? कार्टियर नाम से। ठीक है, ए पास दैट वाज इशूड बाय द पोर्चुगीज गवर्नमेंट, a pass that was introduced by the Portuguese government for the trade of ships or for the trade of products in Indian Ocean, ठीक है चलिए। सर टैक्स तो जमहूरियत को मिलना चाहिए ना, पोर्ट पोर्चुगीज को टैक्स क्यों? शिवराज बेटा कहां थे कल? ये हुआ कहता है चाचा जमहूरियत हरा नहीं दिए थे, चाचा जमहूरियत जो थे, चाचा जमहूरियत और अरब ना बैटल हार नहीं गए थे पोर्चुगीज से, ये बैटल हार गए थे, बैटल हार गए, जब बैटल हार गए तो इनका अधिकार छीन लिया वहां से। समझ नहीं रहे यार, तो बात समझो। अब यहां से ये है भाई आपका नीचे का इंडिया, ये जितना भी आपको पिंक कलर का एरिया दिख रहा है अभी आज की डेट में, मतलब 1505 की बात कर रहा हूं, 1505 में ये जो नीचे वाला एरिया है सारा एरिया कब्जे में था, इधर साइड वाला लगभग एरिया कब्जे में था 1505 से लेकर 9 के बीच में, 5 से 1509 के बीच में। तो अगर कोई भी ऐसा जहाज है जो यहां से निकल के जा रहा है, ठीक है, मान के जहाज आपको बताइए कितना बड़ा खिलाड़ी आदमी है भाई, ये नो, ठीक है, ये बना दिया जहाज। अब ये जहाज यहां से निकल के जाएगा अगर, तो इसको यहां पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये है हिंद महासागर, यही हिंद महासागर। ठीक है, अगर ये रोज आना जाना इसका लगा रहता है तो पास बनवा लेते, जैसे आपको लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी का पास बनवा लेते हैं, जैसे आपका लाइब्रेरी का पास है, ऐसे ही हिंद महासागर में व्यापार करने का पास था जिसको हम कार्टियर बोलते थे। अगर ये चीज आपको क्लियर है फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा का भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर ये पड़ा, इसने धीरे धीरे भारत के अंदर अरबी व्यापार को खत्म कर दिया, इसने धीरे धीरे भारत के अंदर अरबी व्यापार को खत्म कर दिया, अरबी व्यापार को इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। याद रखना सिंधु, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। एक बच्चा है जिसका नाम है संदेश मुझे एक संदेश देना चाहता है। आप नोट करो बच्चों, संदेश मेरे बच्चे, संदेश आप कहना चाह रहे हैं कि आपको पीएनजी नहीं मिला क्लास का, मैं भेज दूंगा पीएनजी, मैंने टीम को भेज दिया, टीम अपडेट कर देगी। सर श्रीलंका पर कब्जा नहीं किया था पोर्चुगीज ने, अरे यार देख नहीं रहे हो श्रीलंका पर कब्जा, लगभग जो एरिया कोलंबो पे कब्जा था पोर्चुगीज का। ठीक है याद रखना, जितने भी रेड कलर का एरिया है वो पोर्चुगीज का अधीन था, व्यापार क्या करते थे श्रीलंका के अंदर भी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट व्यक्ति देखने को मिलेगा, अगला, इसके बाद आपको यहाँ अगला व्यक्ति देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको यहाँ अगला व्यक्ति देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा भाई बढ़िया तरीके से इमेज बराबर डाल रहा है, ये लो अगला व्यक्ति। इसके बाद आपको नेक्स्ट दूसरा गवर्नर देखने को मिलेगा 1509 में फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा वापस पुर्तगाल चला जाता है क्योंकि भारत के अंदर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लगभग डेथ की कगार पर था। ठीक है, तो 1509 में पुर्तगाल की तरफ से नया गवर्नर नियुक्त किया, पुर्तगाल का नया गवर्नर नियुक्त होता है, नया गवर्नर नियुक्त होता है, पुर्तगाल की तरफ से नया गवर्नर नियुक्त होता है। ठीक है, कौन होता है? पुर्तगाल की तरफ से नया गवर्नर नियुक्त होता है। चलो जी बढ़िया जी, नया गवर्नर नियुक्त हो गया, उसका नाम क्या है? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, दिस इज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, दिस इज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अल्फोंसो
दी अल्बुकर्क। इससे पहले कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा या अल्फोंसो दी अल्बुकर्क, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। अब इसमें यही बात आपको थोड़ी सी समझनी है कि अल्फोंसो दी अल्बुकर्क के द्वारा प्रमुख कार्य क्या किए गए हैं, इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, चलिए इसके पास पेंट ही नहीं थी लगता है, देखो इसके पास पेंट, अरे एचडी में देखो यार, इसने वो पहना हुआ है आर्मर अपना, आर्मर पहना हुआ है। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए तो अल्फोंसो दी अल्बुकर्क की हम बात कर रहे हैं, इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य क्या थे, इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य क्या थे। देखो अगर हम बात करें तो पुर्तगाल की भारत के अंदर जो वास्तविक छाप है वो इसी के द्वारा छोड़ी गई, इसी के द्वारा छोड़ी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा 1509 के अंदर जैसे ये नियुक्त होता है, 1509 के अंदर जैसे ये भारत के अंदर नियुक्त होता है तो इसके द्वारा कोचीन के अंदर सेना का हेडक्वार्टर बनाया गया। 1509 में कोचीन में पुर्तगाली सेना का हेडक्वार्टर बनाया, पुर्तगाली सेना का हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है, सेना का हेडक्वार्टर बनाया। इसके बाद 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया। 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को छीना, बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया, गोवा को अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया। बीजापुर का शासक कौन हुआ करता था भाई? बीजापुर का संस्थापक कौन था ये बताओगे आप? मैं आपको मध्यकालीन भारत में बीजापुर के बारे में बता चुका हूं। जिस बच्चे ने मुझे नहीं बताया तो मान लो खेल खत्म है उसका। बताओ मुझे बीजापुर का शासक कौन था? बीजापुर का शासक कौन था 1510 में? ठीक है बताओ। ठीक है चलो, पहला नाम कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा का शासक था कुली कुतुब शाह। अरे मैं बता क्यों रहा हूं, रुक जाओ अभी मैं ऑप्शन बता रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, इसके बाद दूसरा अहमद शाह, तीसरा यूसुफ आदिल, तीसरा जलाल खान, बताओ। ठीक है चलिए, हरिहर और बुक्का सुजीत ने आंसर दिया है। सुजीत काश की मैं आपको यहाँ पे ऑफलाइन में उपस्थित कर पाता, काश की मेरे पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता, मैं आपको अभी आपके पास जाकर आपको बताता। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिए, इसका सही जवाब है यूसुफ आदिल शाह। तो उस टाइम पे बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह था, इसी ने बीजापुर को बहमनी साम्राज्य से अलग किया था। ठीक है, बीजापुर का शासक कौन था? वो था जी यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह था। और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आप लोगों के लिए जानना, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आप लोगों के लिए जानना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बिना परेशानी के आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत के बाहर पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत के बाहर पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाने वाला जो शासक था वो अल्फोंसो दी अल्बुकर्क था, क्योंकि इसने पुर्तगाली प्रभाव को इंडोनेशिया तक पहुंचाया। इसके द्वारा पुर्तगाली साम्राज्य को स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक काबिज कर दिया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में लगा दिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में स्थापित किया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है कहां पे भाई? ये इंडोनेशिया में है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया, कैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया में है। ये आप देख रहे हैं इंडिया बच्चे, ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और यहां से शुरू होता है आपका इंडोनेशिया, या फिर यहां से आप यहां सीधा जाएंगे इंडोनेशिया। और यहां पे आप देख रहे हो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन थी वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो इंडोनेशिया के अंदर आता है। उसके ऊपर कब्जा किसने कर लिया? ये भाई अपने अल्फोंसो भाई ने कर लिया। चलिए ठीक है, नैन बहुत बढ़िया। चलिए, ब्लू नीति अपनाई। अरे यार इसने ब्लू नीति नहीं अपनाई थी यार, वो फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा था जिसने अपनाई थी। इसने ऐसा कुछ नहीं अपनाया था, याद रखना। ठीक है, चलो ये इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं, ये इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सर रोनाल्डो भी आया था क्या? जी हाँ, इसके बाद कुछ समय के बाद रोनाल्डो आया। रोनाल्डो ने काफी मजे भारत में लेने की कोशिश की, हाँ ठीक है, मजा ले रहे हो बहुत ज्यादा। चलो अब बात को समझो। 1515 में 1515 के अंदर ही आया था, 1509 में आया था, 1515 तक रहा था। मैंने इसका टेन्योर नहीं लिखा था, लिखो इसका टेन्योर। ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है इसकी 1515 में, 1515 में खराब वेदर के चलते इसकी डेथ हो जाती है 1515 में। ठीक है, 1515 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर का पद खाली हो जाता है, पुर्तगाली गवर्नर का पद खाली हो जाता है, जो पुर्तगाली गवर्नर है उसका पद खाली हो जाता है। ठीक है, चलिए पुर्तगाली गवर्नर का पद खाली हो जाता है। अब जैसे ही पुर्तगाली गवर्नर का पद यहाँ पे खाली हुआ, ठीक है, 1515 से लेकर 1529 के समय में पुर्तगाली साम्राज्य के अंदर शक्ति क्षय हो जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य के द्वारा पुर्तगाली साम्राज्य कई हिस्सों में बढ़ जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य जो है कई हिस्सों में अलग अलग बढ़ जाता है, कई हिस्सों में विभाजित हो जाता है, हिस्सों में विभाजित हुआ। इस चीज को बचाने के लिए, ताकि पुर्तगाली साम्राज्य कई अलग अलग हिस्सों में विभाजित ना हो, उस चीज को संभालने के लिए 1524 में, इसी के बीच में एक समय है 1524 1524 1524 में 1524 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है, अब की बार भी भारत आया, तीसरी बार भारत आया, थर्ड टाइम भारत आया, थर्ड टाइम, तीसरी बार अभी भारत के अंदर आया, थर्ड टाइम, तीसरी बार भारत के अंदर आया वास्को डी गामा। अब जब ये वास्को डी गामा पुनः भारत आया 1524 में, याद रखना जब अब की बार वास्को डी गामा आया तो इससे काफी ज्यादा एज हो चुकी थी, और इवन ये अपने बच्चों के साथ भारत में आया था, और यहीं पे काफी एज के कारण ये यहाँ सफलता हासिल नहीं कर पाया। ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य के पुनरुत्थान में, पुर्तगाली साम्राज्य के पुनरुत्थान में ठीक सफल नहीं हुआ,
ठीक है, सफल नहीं। अब जब सफल नहीं हुआ तो याद रखना 1524-25 के बीच में 1524-25 के बीच में भारत के यात्रा परिस की डेथ हो गई। वास्को डी गामा डाइड, वास्को डी गामा डाइड, वास्को डी गामा मर गया। आपसे पूछा जा सकता है वास्को डी गामा मर तो भले गया सर, इसके बुरियल कहां पे? बुरियल, ठीक है चलिए, ठीक है, अभी नागमणि लिख जाएगा। बुरियल मतलब बोलते हैं कब्र कहां पे? ऐसे बुरियल इंग्लिश में बुरियल बोलते हैं और या ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ठीक है, बुरियल बोल दीजिए, ग्रेवयार्ड बोल दीजिए या कब्र बोल दीजिए हिंदी में, ठीक है, या कब्र बोल दीजिए आप हिंदी में। तो जो कब्र है मेरे भाई वो कहां पर है इसकी? सर वो लिस्बन के अंदर, लिस्बन, लिस्बन कहां पे है? वो पुर्तगाल के अंदर, लिस्बन, लिस्बन के अंदर पोर्तुगीज में है, ठीक है, लिस्बन के अंदर जो है कहां है? पोर्तुगीज के अंदर ही आपका लिस्बन है। किसी ने मनी हाइस्ट वो वेब सीरीज देखी है, उसके अंदर लिस्बन जो है, जो प्रोफेसर की वाइफ बन जाती है बाद में, उसका नाम लिस्बन ही है। और याद रखना उस मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, उस मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, उन सभी कैरेक्टर्स के जो नाम है वो एक सिटी के ऊपर है, ठीक है। क्लास के अंदर बेहतर एंट्री होती हुई सर की, सर की धांसू एंट्री होती हुई यहाँ पे। नमस्ते सर। चलिए वैसे तो भाई सभी बच्चों को नमस्कार भाई, बहुत बढ़िया। और जीत सर जैसे पढ़ा रहे हैं ना, ये इतने एनर्जेटिक टीचर है ना कि इनकी क्या ही तारीफ करूं, वो कम पड़ जाएगी। इतने बढ़िया टीचर है और इतना बढ़िया इनका कंटेंट है, क्योंकि कई बार मैं भी इनसे कुछ डिस्कस करता हूं ना तो ये इतनी गहराई की बात बता देते हैं कि शायद हमने भी अपने स्टूडेंट जीवन में वो नहीं पढ़ी थी। तो भाई बढ़िया से तैयारी करो, रज की तैयारी करो और सिलेक्शन लेना एक ही काम है। कभी भी पढ़ाई आर्यभट्ट बनने के लिए नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है सिलेक्शन लेने के लिए। और जीत सर आपको वही कंटेंट देंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। और ये तारीफ मैंने कम की है, वैसे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। थैंक यू सर। सभी जानते हैं सर को, ठीक है। चलो सर अभी क्लास के अंदर आए हैं, बेहतरीन तरीके से। गुड इवनिंग भाई सबको, ठीक है। चलिए चलो सर बेसिकली आए थे आज, तो ये मेरे स्टूडियो में आए थे, सर पूछ रहे थे कि भाई क्या हाल है, मैं सर आज हो। चलो चलो, तो मैंने तो मना किया था, सर ने कहा नहीं रुको रुको, थैंक यू भाई आपसे, ठीक है, बात को समझो, ठीक है। अब बात समझ लेते, रुक जाओ, डट जाओ, ठीक है, चलो डट जाओ। अब यहाँ देखो 1524-25 के अंदर वास्को डी गामा आया, इसकी बुरी अलग ग्रेवयार्ड कब्र है, वो कहां? लिस्बन में। तो मैंने बताया किसका एग्जांपल देना था मैं? मनी हाइस्ट वेब सीरीज का, ठीक है। चलिए, तो मनी हाइस्ट का जो वेब सीरीज है उसके अंदर सभी जो पर्सन है उनका नाम सिटी के नाम के ऊपर है, तो वही वाली लिस्बन है, ठीक है, वही वाली लिस्बन है, ठीक है। चलिए अब ये चीज तो आपको आगे भाई समझ में, ये चीज तो आपको आगे समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है सर, क्लियर मामला? हां सर ये मामला हो गया क्लियर। लेकिन उसके बाद 1528 में, 1529 के आसपास, 1529 के बीच में, 28-29 के आसपास, अब यहाँ पे इसको संभालना पड़ेगा, अब यहाँ पे इस चीज को संभालना पड़ेगा भाई, ठीक है, याद रखना। तो 1528-29 के आसपास 29 लिख लो, ठीक है। 1529 में पुर्तगाल के अंदर एक बहुत बेहतरीन गवर्नर आता है, ठीक है। 1529 में पुर्तगाल का एक बेहतरीन गवर्नर आता है, एक बेहतरीन गवर्नर आता है। और सुनो यार, मैं जो ये लिख देता हूं ना कभी बेहतरीन गवर्नर, धांसू गवर्नर, ये अपने हिसाब से सही कर लेगा, इसे सीधा का सीधा बेहतरीन मत लिख लो इसे, ठीक है। बेहतरीन मैंने लिख दिया क्योंकि जी कर रहा था मेरा, ठीक है। आप इसमें लिख देना एक अच्छा प्रभावशाली, ठीक है, एक प्रभावशाली गवर्नर आता है, प्रभावशाली लिखो, प्रभावशाली, एक प्रभावशाली गवर्नर आता है, इंप्रेसिव। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। चलो सर हमने देखी नहीं है मनी हाइस्ट, आप सब्सक्रिप्शन दिला लो। रुक जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आता कौन है? उसका नाम है नीनो डी कूनो। क्या नाम है? नीनो डी कूनो। अच्छा, इस सबको आप सभी नोट कीजिए, और आप अगर मुझसे एक बार कहेंगे सर इसका फोटो दिखा दो नीनो डी कूनो का, तो मैं नीनो डी कूनो का भी फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। फटाफट बताओ। चलिए, नीनो डी कूनो का क्या नाम है? सॉरी, नीनो डी कूनो का फोटो देखना है तो बताओ भाई, हल्के मत लेगा, मैं बहुत बड़ा जादूगर और हूं, तुम्हें नहीं पता मेरे पास, ठीक है। एमएम की डिग्री भी है, एमएम की डिग्री नहीं पता तुम्हें? एमएम की, मेरे पास एमएस की डिग्री भी है, एमएम की डिग्री भी है। एमएम का मतलब मास्टर ऑफ मैजिशियन। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, आपको नीनो डी कूनो का फोटो दिखाया जाएगा, ये लो, ये है नीनो डी कूनो। इन सभी में यार ये मुझे सबसे ज्यादा ऐसा लगा था, मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने काफी बेहतरीन काम किया है, ठीक है। यहाँ पे अगला गवर्नर है, थर्ड गवर्नर है, ये थर्ड प्रभावशाली गवर्नर है, प्रभावशाली गवर्नर है, थर्ड प्रभावशाली गवर्नर है, थर्ड प्रभावशाली गवर्नर है। तो ये थर्ड प्रभावशाली गवर्नर है मेरे भाई, आपको इसके बारे में याद रखना है। ये आपका कब आता है? 1529 में, 1529 में, और 38 तक रहता है, 1529 से लेकर 1538 तक रहता है, ठीक है। 29 से लेकर 38 तक रहता है, और नाम है इसका नीनो डी कूनो, नीनो डी कूनो, नीनो डी कूनो, डी कूनो, ठीक है। ये पोर्तुगीज में लिखा हुआ नीनो डी कूनो, गवर्नर, ठीक है। चलिए सर, क्या इसने घाघरा पहना नहीं है, कोट पहना है यार, चलिए, ठीक है। सर इसकी पिक्चर कैसे आई है? क्या आपके पास समय कैमरा है? जी हाँ, डोरेमोन के ऑलमोस्ट गैजेट मेरे पास अवेलेबल है, आप में से किसी को चाहिए मुझे बता सकता है। ऑलमोस्ट जो कैमरा वो है डोरेमोन के गैजेट ऑलमोस्ट है मेरे पास, ठीक है। चलो याद करो फटाफट, इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य देख लीजिए। सबसे पहले 1530 में इसके द्वारा किया जाने वाला कार्य, 1530 में इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया, गोवा को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी घोषित किया, गोवा को अपनी राजधानी घोषित किया। पहली चीज इसने ये की। इसके बाद अगला काम, ठीक है, 1534 में किया गया। गोवा के आसपास एक एरिया होता है, ठीक है, गोवा के आसपास एक एरिया होता है, ठीक है, जो बहादुर शाह के अंदर था, गुजरात का शासक था। गोवा के आसपास गुजरात का शासक था, ठीक है, गुजरात का एक शासक था, गुजरात के शासक बहादुर शाह से। अच्छा, ये गुजरात के शासक का नाम मैंने 1534 में जिक्र किया था जब मैं हुमायूं को पढ़ा रहा था। दिमाग अगर आपका खुला है तो आपको पता होगा 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह का बैटल हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत गया था। लेकिन उस टाइम पर 1534 में गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वो राजपूतों के ऊपर अटैक कर रहा था। बहादुर शाह, याद है, जो एक राजपूतानी जो क्वीन थी, उनके द्वारा एक पत्र भेजा गया था हुमायूं को, एक लेटर भेजा गया था, याद है नहीं आया? उस टाइम की बात है। ये अटैक कर रहा था, गुजरात का शासक बहादुर शाह अटैक कर रहा था मेवाड़ पे, लेकिन पीछे की तरफ से, मतलब नीचे दक्षिण की तरफ से इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसने नीनो डी कूनो ने, इसने फायदा ले लिया, ठीक है, इसने फायदा ले लिया। और इसने बहादुर शाह के अंदर क्या किया भाई? यहाँ बहादुर शाह के जो गुजरात की टेरिटरी थी, इसके अंदर दो तीन चीज हुआ करती थी, दो तीन चीज हुआ करती थी। अब वो कौन कौन सी? दीव और बसीर, दोनों को अपने अधीन ले लिया। दीव और बसीर को अपने अधीन ले लिया, बसीर को अपने अधीन ले लिया, अपने अधीन लिया, अधीन लिया, क्लियर। इसके बाद भाई धीरे धीरे 1538 में, आप सभी को पता है इसका खेल भी खत्म हो गया। 1538 में इसके द्वारा भी गवर्नर के पद को छोड़ना पड़ता है। 1538 में, 1538 में, 1538 में गवर्नर पद रिक्त हुआ पुनः। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई भी प्रभावशाली गवर्नर नहीं आया। इसके बाद कोई भी प्रभावशाली गवर्नर नहीं आया। इसके बाद कोई प्रभावशाली गवर्नर नहीं आया, कोई प्रभावशाली गवर्नर नहीं आया। पुर्तगाली साम्राज्य में कोई प्रभावशाली गवर्नर इसके बाद नहीं आया। अब बच्चे पूछे से पोर्तुगीज व्यापार क्या करते थे? आगे बताऊंगा, रुक जाओ।
तो पहले आप ये लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूं पुर्तगालियों का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब पुर्तगालियों का जो प्रशासन था उसके अंदर यही मेन लोग हैं जो पुर्तगालियों के प्रशासन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अब जितनी भी चीजें हैं पुर्तगालियों से पुर्तगालियों का प्रभाव हो जाएगा और पुर्तगालियों के द्वारा की गई जो चीजें हैं उसके रिगार्डिंग चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सर मेरा कमेंट आपके पास नहीं पहुंच रहा था, आपको ऐसा क्यों लगता है भाई कुलजीत? कुमारी है तो कुमारी आपको ऐसा क्यों लगता है? सबके कमेंट आते हैं मेरे पास, मेरी मतलब मेरी ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर आज तक मैंने किसी को ब्लॉक नहीं कराया आज तक। ठीक है, मेरे 5 साल के करियर में चलिए फटाफट बताओ चीजें क्लियर है नहीं है? हाँ भाई बताओ, ठीक है सर। ठीक है, अब हल्का सा मैं आपको क्विक ओवरव्यू देता हूं, हल्का सा मैं आपको क्विक ओवरव्यू देता हूं पुर्तगालियों के बारे में। ये आप देख रहे हैं मैप, जी हाँ, अब ये मैप आप देख रहे हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है दमन, ठीक है, दमन हुआ, सूरत हुआ, अधीन ले लिया था, ठीक है, या फिर आपको यहाँ सिलसत देखने को मिलता है, यहीं पे सिलसत है, ये सिलसत गुजरात के एरिया के आसपास है ना, ये पहले पूरा गुजरात के अंदर आया करता था। ठीक है, तो ये जो एरिया है बेसिकली, ये वाला जो एरिया है मेनली, ठीक है, ये वाला जो एरिया है मेनली, ये नीनो डी कुनो ने बनाए थे, नीनो डी कुनो ने बनाए थे, नीनो डी कुनो ने बनाए थे। ये वाला जो एरिया है, ये वाला चलिए शुरुआत में पेड्रो दी कैलब्रेज के द्वारा ही मिला दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अल्फोंसो फ्रांसिस याद रखते हैं, फ्रांसिस दी अल्मोड़ा के द्वारा। बाकी का जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा जो एरिया ये किसने करा था सर? अल्फोंसो अल्बुकर्क ने, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के द्वारा किया गया, याद रखना। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट आपको ये चीज याद रखनी है। 1538 भाई 1538 में खेल खत्म हो गया था नीनो डी कुनो का, 1538 में खेल खत्म हो गया नीनो डी कुनो का, खेल खत्म पैसाजम। ठीक है भाई, तो ये हल्का सा ओवरव्यू बता दिया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है पुर्तगालियों की भारत को दिन, पुर्तगालियों की भारत को दिन, या पुर्तगालियों का भारत को दिन थोड़ा नेगेटिव सा सेंटेंस है, तो पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव लिख लीजिए, पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव। शब्दों का बहुत बड़ा मैटर है, शब्दों का बहुत बड़ा मैटर है। वो कैसे? देखो अगर आप कहीं पे लिखते हैं, ठीक है, कहीं पर अगर आप लिखते हैं शब्दों को उलट फेर करके लिखते हैं तो शब्द अलग अलग बन सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल एक बहुत फेमस इंस्टाग्राम रील में चलता है, क्या छोड़िए मैं आपको बता देता हूं। पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव, पुर्तगालियों का प्रभाव, इतना छोड़ दूंगा तो उसमें सेंस नहीं बनेगा कहां की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं रखता भारत को दिन तो मुझे पुर्तगाली भारत को कुछ देख भी जा रहा है, सच बात है, लेकिन बात वही है कि हमें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है भारतीय होने के नाते। ठीक है, तो भाई हम भी पूरा ख्याल रखते हैं भारतीय होने के नाते। चलो, तो इसके अंदर सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस शुरू की गई। पहला इसके अंदर पॉइंटर, ए पॉइंटर, भारत में प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रेस। और ये प्रिंटिंग प्रेस कब चालू की गई भारत के अंदर? 1556 भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1556 में। ठीक है, याद रखना कहां पे? गोवा में। ठीक है, गोवा में, @ गोवा, ये चीज होगी, जी हाँ। ठीक है, कुछ इसके अलावा आलू, आलू पुर्तगाल से आया है, मिर्च लाल वाली और हरी वाली, तंबाकू, टमाटर, आलू मिर्च तंबाकू टमाटर सब कहां से आया? पुर्तगाल से आया है। कहां से आया? सब पुर्तगाल से आया है। कहां से आया? सबका सब पुर्तगाल से आ रहा है। भारत में पानी के जहाज के निर्माण की प्रणाली, भारत में पानी के जहाज की निर्माण प्रणाली, भारत में पानी के जहाज की निर्माण प्रणाली, इसके अलावा और पानी के जहाज की निर्माण प्रणाली, इसके अलावा और ये तो काफी चीजें। अरे भाई अभी तो रुको, कैथोलिक कला, कैथोलिक वास्तुकला, भाई ये कैथोलिक ही है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम है, कैथोलिक वास्तुकला, कैथोलिक आर्किटेक्ट। इस कला में गोवा के अंदर बने हुए जो चर्च हैं वो इसी के अंदर बने हुए हैं। गोवा में जो चर्च हैं वो इसी कला के आधार पर बने हैं, गोवा में चर्च इसी कला के आधार पर बने हैं। चलो सर, क्रूड ऑयल कहां से आता था? भाई उस दौरान क्रूड ऑयल जो भारत के अंदर मेनली जो सपोर्ट किया जाता था, मेनली जो था वो कहां से भेजा जाता था? सर ईरान के रास्ते से भेजा जाता था। लेकिन उस समय पर, जिस समय की आप बात कर रहे हो कुलजीत, तब क्रूड ऑयल की हमें इतनी जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ इतिहासकार पाइनएप्पल को भी बताते हैं, और बेसिकली उसके कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। एग्जाम में सिर्फ यही चीज पूछी जाती है, आप याद रखेंगे। कुछ इतिहासकार पाइनएप्पल बताते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने किसी स्पेसिफिक बुक में नहीं पढ़ा पाइनएप्पल, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अगर मैं किसी फेमस बुक में पढ़ता मैं लिख देता। मैंने फेमस बुक में सिर्फ यही चीजें पढ़ी, मिर्च भी लाली हरी वाली, काली मिर्च हमारे पहले से होती थी। अच्छा, कैथोलिक कला क्या होती है? भाई एक ऐसी कला जिसमें गोवा में चर्च बने हुए हैं, वो इसी का नाम बने हुए हैं, आर्किटेक्ट। क्लियर है? बताओ। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रखिए, फटाफट से नोट करो फिर आगे। अगला टॉपिक आप लिखेंगे पुर्तगालियों का दमन, डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज। बुक वाले बच्चे फिर आगे से कौन सी बुक ले, यहाँ तुम्हें पता है कौन सी बुक लेनी है, आप बार बार हमसे ना पूछे बच्चे, मैं बता चुका हूं एक बार, पढ़ने पे ध्यान दो, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो, भारत में पुर्तगालियों का दमन, भारत में पुर्तगालियों का दमन, डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, भारत में पुर्तगालियों का दमन, इस प्रकार से होगा, वो चीज आपको समझनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए सुजीत जितना मैं बता रहा हूं बेटा, इतना आपके लिए इनफ होगा अगर आप सच में ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, चलो ठीक है, अब बात को समझिए, भारत में पुर्तगालियों का दमन कैसे हुआ। देखो, भारत में पुर्तगालियों के दमन का जो प्रमुख कारण था अन्य विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन, अन्य विदेशी कंपनियों का आगमन,
भारत के अंदर अगर अन्य विदेशी कंपनी आ रही है तो एक दूसरे से जल रही है कि भारत का इतना बड़ा व्यापार है, उस पर हम क्यों ना रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रखना। सही है बात? हाँ सर, बहुत बढ़िया समझ आ गया। अब सर यही बात है कि कारण जो आप बता रहे हो इसके अंदर बताइए किस तरीके से, और इसमें भी प्रमुख कारण जो विदेशी कंपनी है ना, इसमें ब्रिटिश है जो सबके दुश्मन थे, ब्रिटिशर्स, ये सबके दुश्मन है भाई। आप ब्रिटिशर्स का ही देख लीजिए, आप ब्रिटिश था। आप 1611 देखिए सबसे पहले, 1611 ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था 2020 सीएचएसएल अगस्त 3 या 4 को पेपर था, दोपहर की मेरी शिफ्ट थी, उसमें क्वेश्चन आया था 1611 में पुर्तगाली और ब्रिटिशरों के मध्य युद्ध हुआ। पुर्तगालियों तथा ब्रिटिशर्स के मध्य युद्ध, मध्य युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या है, इस युद्ध का रिजल्ट क्या है, इस युद्ध का नाम क्या है? इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली। जो मुझे ये बता देगा स्वाली कहां है, आज उसको एक कैडबरी का इनाम है जो मुझे बैटल ऑफ स्वाली बता देगा। स्वाली जो जगह है वो कहां पर है, इसके अंदर जो ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध को जीत गए थे। इस युद्ध के जीत जाने के कारण, इस युद्ध के जीत जाने के कारण उस एरिया पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमा लिया था 1611 में, और इसी कारण से सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाने में, सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाने में काबिज हो पाए। ठीक है, याद रखना। अखिल कह रहा है मैं आज ही बैच परचेज किया। बेटा अगर आपने आज ही बैच परचेज किया तो बेटा कॉमन सेंस भी तो यूज करो अखिल भाई, आपको पहली क्लास नहीं देखनी चाहिए थी। आप ये बताओ क्या कभी कोई मूवी देखने के लिए आप इंटरवल से जाते हो? मूवी तो आपको शुरू से देखनी है, पढ़ाई बीच में से करनी है, ऐसे नहीं करते ना। चलो चलिए, बहुत बड़े सतीश ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सतीश बच्चे जो चीज आप बता रहे हो ना, ये बेटा ये नेशनल हिस्ट्री नहीं है, ये इंटरनेशनल हिस्ट्री है। वह क्या था, इस टाइम तक 1611 आते आते 17वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले पुर्तगाल के ऊपर अधिकार कर दिया गया था स्पेन के द्वारा, अधिकार कर दिया गया था, जिस वजह से पुर्तगाल का जो ध्यान था वो अपने को छुड़ाने में और यूएसए की तरफ था, इस वजह से हुआ था। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, स्वाली गुजरात में है। बहुत बढ़िया। स्वाली का युद्ध कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है याद रखो। तो पहली जो डिफीट जो है वो इनको यहां मिली, जिसकी वजह से जो पुर्तगालियों का कब्जा है वो धीरे-धीरे गुजरात में से हट गया। धीरे-धीरे गुजरात में से जो इनका कब्जा था वो धीरे-धीरे गुजरात में से इनका कब्जा हट जाएगा। ठीक है। दूसरा इसके अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलती है 1631 आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना 1631 आपको देखने को मिलती है, शाहजहां के द्वारा पुर्तगालियों पर हुगली नदी पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा आपको देखने को मिलता है 1631 में मुगल सेना तथा पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हुआ। मुगल सेना तथा पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हुआ, और मुगल सेना तथा पुर्तगालियों के मध्य जो युद्ध हुआ है मेरे भाई, ठीक है, ये इस समय मुगलों का राजा कौन था? ठीक है, मुगल किंग कौन था इस टाइम पे? सर आपको याद नहीं है कि 1627 में गद्दी पर शाहजहां बैठा था? मतलब अच्छा ये तो वही है, जब मेडिवल पढ़ाया तब भी बताया था। ठीक है, चलिए तो इनके मध्य युद्ध होता है। ठीक है, इनके मध्य युद्ध होता है, मुगल सेना तथा पुर्तगालियों के मध्य हुआ युद्ध। अब ये जो युद्ध होता है इसके अंदर कौन जीतते हैं? मुगल सेना वॉन द बैटल, मुगल सेना इस बैटल को जीत जाती है। ये युद्ध हुआ कहां पे था सर? हुगली नदी के किनारे, डायरेक्ट हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी कहां पे भाई? ये है सर कोलकाता में, बंगाल में, बंगाल कोलकाता के अंदर है, बंगाल कोलकाता के अंदर ही है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको भी आप नोट करेंगे। 1631 के अंतर्गत इनको जो मिली हार है उसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो उसके बाद 1661 सर या 1632 में हुआ था। आराम नरेश बेटा देख लेना जाके वापस जो मैंने लिखाया है तो वहां देख लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद 1661 में ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए राजनीतिक विवाह करना पड़ा। संबंध बनाने के लिए राजनीतिक विवाह करना पड़ा, और राजनीतिक विवाह करना पड़ा। और वो जो राजनीतिक विवाह था, जो पॉलिटिकल मैरिज थी, वो किसके मध्य हुई? सब पुर्तगाल की तो रानी ब्रिगेंजा, पुर्तगाली राजकुमारी थी रानी ब्रिगेंजा, कैथरीन ब्रिगेंजा, और ब्रिगेंजा कह सकते हैं, ब्रिगेंजा। ठीक है, इनकी शादी हुई। शादी ब्रिटेन के राजकुमार से होती है, ब्रिटेन के राजकुमार से होती है। ठीक है, जिनका नाम क्या था भाई? चार्ल्स से होती है, चार्ल्स से होती है, चार्ल्स से जब इनकी शादी हो जाती है तो चार्ल्स को दहेज में मिलता है बॉम्बे, दहेज में मिला बॉम्बे। दहेज में क्या मिला? कैथरीन ब्रिगेंजा से दहेज में क्या मिला? बॉम्बे पर व्यापार के अधिकार, बॉम्बे पर व्यापार के अधिकार। अच्छा एक बात बताओ, बॉम्बे सर बॉम्बे मिल गया, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसको जो मान के चलो बॉम्बे मिल गया किसी को दहेज में, तो आप मुझे थोड़ी सी ये बात बता दो कि अगर किसी को बॉम्बे मिला है दहेज में, इसका मतलब क्या है? क्या वो बॉम्बे को जेब में रख के लेके जा सकता है कहीं पे? लेके जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि वहां के व्यापारिक अधिकार थे वो मिले जिसमें चार्ल्स से। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इसके आगे कहानी 1739 से शुरू होगी, वो मैं कल लगता हूं। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मेरा कभी नाम नहीं लेते हैं तो बेटा आप बताइए आपका नाम किस लिए लिया जाए? आपको डाउट है, आपका कोई परेशानी है वो बताइए। तो चीजें एक बच्चे ने डाउट पूछा, सुब्रता का डाउट है सर एंग्लो इंडियन क्या है? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता अथवा पिता यानी माता या फिर पिता में से कोई एक यूरोपीय हो, उसको आंध्र भारतीय कहा जाता है। सर उस समय हुगली रिवर, ठीक है बेटा, हुगली रिवर तब से है जब से ये लोग भी नहीं थे। ठीक है, रिवर है भाई, नेचुरल रिवर है, बहुत पुरानी। सर वो वहां से टैक्स लेता होगा? जी हाँ, वो वहां से टैक्स लेता था। बुक का नाम बताइए, बुक का कोई नाम नहीं है, आप मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, भैया आपकी बुक बन जाएगी। चलिए सर टाइम का पता नहीं लगा, सचिन यही तो बात है, जलवा है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से रहिए। अभी मैं कह रहा था चॉकलेट के लिए रुपए भेज दीजिए, अभी मैं आपको अभी अलग से कॉल करूंगा।